बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट की मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो उसमें हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है वेपर टेम्परेचर मेथड और सेकंड है रिफ्रैक्शन मेथड। रिफ्रैक्शन मेथड में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज़ करेंगे डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। और ये जो आपका वेपर टेम्परेचर मेथड है, इसमें हम जिस सब्सटेंस की डाइपोल मोमेंट हमने फाइंड करनी होती है तो उसको हम पहले वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेपर में कन्वर्ट करने का असल मकसद ये होता है क्योंकि मालिक्यूल जब करीब करीब हो ना, जैसे पोलर मालिक्यूल है, जैसे आपने लास्ट पिछले लेक्चर में भी देखा था कि जब हम टोटल पोलराइजेशन नॉन पोलर मालिक्यूल्स की निकालते हैं तो हम सिर्फ पी आई लेते हैं। लेकिन जब हम पोलर मालिक्यूल्स के लिए बात करते हैं तो हम पी आई भी लेते हैं और पी ओ भी लेते हैं। पीओ ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की तो समझ आती है कि ओरिएंट वो होते हैं कि उनके पोल्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पीआई का वहाँ क्या ताल्लुक है? तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि जब पोलर मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे तो उनके चार्जेस एक दूसरे में भी कुछ ना कुछ पोलराइजेशन क्रिएट कर लेते हैं, इंड्यूस कर देते हैं। इस वजह से हम पोलर के केस में पी ओ को भी कंसिडर करते हैं और पी आई को भी करते हैं। लेकिन नॉन पोलर के केस में हम सिर्फ पी आई को करते हैं, पी ओ को माइनस कर देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा पी ओ के फार्मूले में आप देखें ना, कैलकुलेशन में तो म्यू आता है ना, डाइपोल मोमेंट। जैसे ये फार्मूला म्यू का दिया हुआ है, तो म्यू चूंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तो वैसे ही जीरो हो जाती है, तो ये फैक्टर ही सारा खत्म हो जाता है। तो पी ओ जो है वो नॉन पोलर के लिए गायब हो जाता है, सिर्फ पी आई ही रह जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि भी वो उनको दूर दूर करने के लिए हमने उसको लिक्विड से वेपर फॉर्म में ले गए हैं, ताकि वो उनकी जो म्यू है उसमें चेंज जो पी आई वाला है ना, वो जो नेचुरल है वही हो, और एक दूसरे की वजह से वो ना हो, ताकि उनका म्यू भी कांस्टेंट रहे और पोलराइजेबिलिटी जो है वो भी उनकी इंडिपेंडेंट हो जाए एक दूसरे से। तो हमारे पास अब इक्वेशन जो पीएम की थी वो तो ये थी ना, ये पीओ का फार्मूला पहले दिया हुआ है प्लस ये पी आई दिया हुआ है। ठीक हो गया। इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसमें वेरिएबल है टेम्परेचर, तो 1/T को सेपरेट कर लिया है, तो बाकी ये इक्वेशन बन गई। अभी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर मैं पी एम अलॉन्ग वाई एक्सिस रखूं, 1/T को अलॉन्ग एक्स एक्स रखूं, तो जो ग्राफ मेरे पास आएगा उसकी जो स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होगा वो इस हिस्से के बराबर है 4/9 पाई एन ए म्यू स्क्वायर ओवर के। और जो उसका वाई इंटरसेप्ट होगा वो 4/3 पाई एन ए अल्फा के बराबर है। जो आपने सुना होगा कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर होती है ना, तो ये वही फॉर्म है ना। ये वाई है, ये आपका एम है, ये आपका एक्स है, और ये आपका सी वाई इंटरसेप्ट आ जाता है। ठीक हो गया। और ये स्लोप इसमें से हमारा ये 4/9, ये इस स्लो इस इक्वेशन से हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ जब ड्रा करेंगे तो ये फॉर्म है, जिसमें एक्स एक्सिस पे आपने 1/T लिया है, वाई एक्सिस पे आपका पी एम है, और स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो आपका इंटरसेप्ट है 4/3 पाई एन ए अल्फा के बराबर है। और जो स्लोप है वो आपका 4/9 पाई एन ए म्यू स्क्वेयर ओवर के बराबर है। तो हमें तो चूंकि डाइपोल मोमेंट म्यू चाहिए, तो स्लोप हम ग्राफ का कैलकुलेट करके तो उसके बाद इस फार्मूले में पुट करेंगे और वहां से म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ये उसी को उसने रीअरेंज किया है। म्यू स्केयर को एक तरफ कर दिया, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, और स्केयर को खत्म किया तो सारे अंडर रूट में चले गए। तो ये पहले वाला फैक्टर तो सारा कांस्टेंट है, स्लोप सिर्फ वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू आप पुट कर लें तो वो 0.0128 डी बाई के बराबर आ जाती है, और स्लोप अंडर रूट स्लोप की जो वैल्यू होगी वो आप पुट करें तो म्यू की वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यू भी है कि अच्छा, उसमें हमारे पास एक एमसीक्यू ये बनता है, इस फार्मूले में देखें ना तो स्लोप और म्यू जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस बेस पे आप कह सकते हैं कि सर जो स्लोप जितना बड़ा होगा डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी उतनी बड़ी, या डायपोल मोमेंट जिस मालिक्यूल की ज्यादा होगी ग्राफ में उसका स्लोप भी उतना बड़ा आएगा। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एमसीक्यू के तौर पे पॉइंट हो सकते
और दूसरा एमसीक्यू ये भी बनाया जा सकता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उनका स्लोप भी होगा, उनकी डायपोल मोमेंट भी होगी, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें तो वो स्लोप आएगा ही नहीं, क्योंकि डायपोल मोमेंट तो उनकी जीरो हो जाती है ना। तो डायपोल मोमेंट भी उनकी नहीं है तो स्लोप भी उनका नहीं होगा, तो उसके लिए आपका ग्राफ जब लेंगे तो वो बिल्कुल एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आ रही होगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक होगा, ये भी एमसीक्यू के तौर पे पॉइंट हो सकता है। दूसरा है रेफ्रैक्शन मेथड, कि हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं डायपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए। ये भी वही पिछला फार्मूला भी हमने डिस्कस जो किया था उसी को उसने यूज किया है, लेकिन यूज इस अंदाज में किया है कि पी आई हमने पढ़ा था 4/3 पाई NA अल्फा के बराबर है, और फिर हमने कहा था कि ये RM मोलर रिफ्रैक्शन के बराबर भी होता है पी आई जो है ना। तो उसमें हमने एप्सिलॉन को n² - 1 n² + 2 से n² से रिप्लेस कर दिया था, M/D ये बना था RM मोलर रिफ्रैक्शन। तो पी आई इसके बराबर, वो आगे इसके बराबर, RM के बराबर, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट में। अच्छा, फिर अब पी एम टोटल निकालना हो तो वो तो बराबर है एप्सिलॉन - 1 + 2 और M/D के बराबर, और पी आई और पी ओ का वो सम होता है। अच्छा, पी ओ की वैल्यू, चूंकि हमने म्यू निकालना है तो म्यू के लिए हम पी ओ की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो 4/9 पाई NA म्यू स्क्वायर ओवर KT। तो ये जो इक्वेशन है PM = PI + P0, इस वाली इक्वेशन को आपने उठाया, यहाँ पे आपने पीओ की वैल्यू पुट कर दी, तो ये शक्ल बन गई। अब हमने तो म्यू निकालना है ना, तो पहले आपने पी आई को उधर जाके माइनस किया, फिर बाकी सारी टर्म्स को उसी तरफ ले गए हैं, तो म्यू स्केयर इसके बराबर आ जाता है। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से अगर हम म्यू स्केयर को खत्म करें तो उसकी बाकी कांस्टेंट्स की वैल्यू तो ये है जैसे पीछे भी हमने निकाली 0.0128, और PM - PI का अंडर रूट, और साथ टी टेम्परेचर, ये इसके ये आपका वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास म्यू जो है वो डी बाय में निकाला जा सकता है। तो इसमें अब आपके इस इक्वेशन को देखेंगे तो एक पीएम चाहिए और एक पीआई चाहिए। पीआई तो हम एन से ले सकते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेके, तो उसको ये फार्मूला यूज करके हम पीआई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो यहाँ पुट हो जाएगी, और पीएम की वैल्यू हम ये एप्सिलॉन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इस तरह हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मेजरमेंट्स। ये सेपरेट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो उसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव पोलैरिटी, के ये हमने कंपेयर करना हो मॉलिक्यूल्स को कि इनमें पोलर कौन है और नॉन पोलर कौन है, तो उसमें हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो जितना पोलर होगा उतनी उसकी म्यू की वैल्यू भी बड़ी होगी, डायपोल मोमेंट उतनी ज्यादा होगी। जितनी पोलैरिटी कम होगी डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी उतनी कम होती जाएगी। तो एक तो एप्लीकेशन ये कंपैरिजन के हवाले से हो गया। दूसरी एप्लीकेशन परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, कि किसी कंपाउंड में कोई बॉन्ड, दो एटमों के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड की हमने आयनिक करेक्टर निकालना है कि कितने परसेंट आयनिक है और कितने परसेंट कोवलेंट है। तो उस चीज के लिए फिर हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट ओवर डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक बॉन्ड इनटू 100। अच्छा, अब ये डायपोल मोमेंट की दो वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो होगी ना जो हम एक्सपेरिमेंटली थ्रू एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकालेंगे, वो ऑब्जर्व्ड हो जाएगी। और जो नीचे है आपकी 100% आयनिक वाली क्या है, वो जब आप फार्मूला लगा के, जो डायपोल मोमेंट का फार्मूला था μ = Q × D वाला ना, उस फार्मूले को यूज करेंगे, तो उसमें हमारे पास वो जो वैल्यू आंसर आएगा वो 100% आयनिक बॉन्ड के हिसाब से आएगा। तो उन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो आपको बता देगा इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से जो चार्जेस आ गए, आयनिक करेक्टर आ गया, तो वो कितने परसेंट आयनिक करेक्टर मौजूद है। ठीक हो गई। उसके बाद है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें एक एमसीक्यू के तौर पे भी पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जितना आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है उतनी वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उन दो एटमों के दरमियान जो बॉन्ड है उतना ज्यादा पोलर होगा, यानी बॉन्ड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और उसका आयनिक करेक्टर भी उसी हिसाब से ज्यादा होगा। ये एमसीक्यू के तौर पे पॉइंट हो सकता है।
शेप ऑफ द मालिक्यूल्स, डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको किसी भी मालिक्यूल की शेप के बारे में भी आइडिया दे सकती है। मसलन जैसे ये ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल की एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें लीनियर शेप वाले भी होते हैं और इस तरह नॉन लीनियर शेप वाले भी होते हैं। अब वो मुझे क्या है कि एक ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल है और उसकी डायपोल मोमेंट जीरो है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये लीनियर मॉलिक्यूल है। कि ट्राई एटॉमिक में जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें बॉन्ड पोलर तो है कि कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव में है, लेकिन दो अपोजिट वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कैंसल आउट हो जाती है, मैग्नीट्यूड भी इनका सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो दो वेक्टर इस तरह कैंसल आउट कर देते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट हमारी इस CO2 मॉलिक्यूल की जीरो हो जाती है। इसी तरह CS2 जो साथ, इसमें भी डायपोल मोमेंट जीरो। तो अगर वो कहे कि एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और जीरो डायपोल मोमेंट रखता है, तो इसका मतलब है कि उसकी शेप जो ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होगी। लीनियर के बगैर डायपोल मोमेंट जीरो होना मुश्किल है। और अगर वो कहे कि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो आप कहेंगे वो लीनियर फिर नहीं है, उसकी शेप नॉन लीनियर होगी। जैसे वाटर में ये बेंट है, वी शेप में है, तो डायपोल मोमेंट रखता है। इस तरह H2S में ये वी शेप में है, SO2 में ये वी शेप्ड में है, तो उनकी डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है कि वो एक दूसरे के जो वेक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे होते 100%। ठीक हो गई। दूसरा पॉइंट है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उसमें भी इसी तरह दो शक्लें हैं। अगर तो वो कहे कि डायपोल मोमेंट जीरो है, तो फिर ये जैसे BF3 की डायपोल मोमेंट जीरो है, तो हम कहते हैं इस मॉलिक्यूल के जो इस ज्योमेट्री को हम नाम देंगे ट्राइगोनल प्लेनर। इसको तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रखने वाला टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट जीरो रखता है। इसके अलावा कोई और ज्योमेट्री हो, जैसे अमोनिया NH3 है, एक इसकी ट्राइगोनल पायरामिड ज्योमेट्री है, तो ये अपनी वैल्यू 1.47 शो करता है। इस तरह PCl3 में भी ऐसे ही है, ट्राइगोनल पैरामिड है, तो इस वजह से वो भी डायपोल मोमेंट रख रहा है। तो टेट्राटॉमिक हो और डायपोल मोमेंट जीरो रखे, तो वो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रख रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें ये समझ तो आ जाती है कि भाई ये डायपोल मोमेंट दो लीनियर थी, अपोजिट थी, कैंसल आउट होगी, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो गई। ये पॉइंट इजी टू अंडरस्टैंड है। BF3 में जब तीन मुख्तलिफ कोनों में वेक्टर है तीन, तो उनकी डायपोल मोमेंट जीरो कैसे हो सकती है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस शेप को फोकस कर सकते हैं कि ये मैं इसको रेड शेप में शो करता हूँ। ये BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। तो इसमें आप देखें ना, तो वेक्टर एक तो बी पार्शियल पॉजिटिव है, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, तो बोरोन से फ्लोरीन की तरफ तीन डायपोल मोमेंट्स जा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो जो वेक्टर BF ये वाला है वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट, एक एक्स और एक वाई। इसी तरह उधर से BF दूसरे का भी एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है। वाई कंपोनेंट दोनों वेक्टर के एक दूसरे के अपोजिट है, और चूंकि मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, क्योंकि दोनों तरफ फ्लोरीन ही एटम एक जैसे हैं, तो दोनों वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट बिल्कुल सेम अपोजिट डायरेक्शन, वो कैंसल आउट हो गए। तो पीछे नेट इफेक्ट इस वाई एक्सिस के अलावा, यानी वाई कंपोनेंट उनका कुछ नहीं बचता। लेकिन जो एक्स कंपोनेंट है दोनों वेक्टर का, एक्स कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे है, वो एड अप हो जाते हैं। अच्छा, वो एड अप होके जो वेक्टर बनाएंगे, नेट उनका इफेक्ट होना चाहिए डाउनवर्ड, लेकिन उसको कैंसिल करने के लिए ये ऊपर वाली जो BF का बॉन्ड है, उसकी डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर है, वो उस एक्स कंपोनेंट दोनों के जो ऐड हुए पड़े थे उनको वो कैंसिल आउट कर देता है। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि BF3 का मॉलिक्यूल आपका पूरी तरह नॉन पोलर बन जाता है। ठीक हो गया? तो इस तरह ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं। उसके बाद है पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल, पांच एटमों वाले मॉलिक्यूल में भी दो तरह की इसी तरह है ज्योमेट्रीज हैं कि अगर वो डायपोल मोमेंट जीरो रख रहा है, जैसे ये CH4 मीथेन है, इस ज्योमेट्री को आप कहते हैं टेट्राहेड्रल। तो अगर कोई पेंटाटॉमिक है और डायपोल मोमेंट जीरो रख रहा है, तो अंडरस्टूड है कि उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और अगर वो चार एटमों वाला मॉलिक्यूल है और डायपोल मोमेंट जीरो नहीं पांच एटमों वाला है और डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रख रहा, तो ज्योमेट्री तो उसकी टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसकी एक ही फिर शर्त होगी कि वो उसके जो एटम है वो सारे सेम नहीं होंगे।
ये देखें ना, इसमें CH4 में चारों तरफ हाइड्रोजन एक जैसे एटम है तो कैंसल आउट हो गया, नेट जीरो हो गया। लेकिन ये क्लोरोफॉर्म में CH3Cl में है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन एटम जो है वो डिफरेंट है। ये पिछलों में भी यही पॉइंट आपका जहन में रहना चाहिए कि ट्राइटोमिक में लीनियर वही वाला होगा जिसके दोनों एटम कोने वाले सेम होंगे। जैसे एक तरफ ऑक्सीजन हो जाए और एक तरफ इस कार्बन के सल्फर हो जाए तो उसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ जो वेक्टर हैं वो एक जैसे इक्वल मैग्नीट्यूड वाले नहीं है, तो फुल कैंसिल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बच जाएगी। तो ये शर्त है ट्राइटोमिक में लीनियर के लिए जीरो होना, टेट्राटोमिक में ट्राइगोनल प्लेनर के लिए जीरो होना, ठीक है, और पेंटाटॉमिक में टेट्राहेड्रल के लिए जीरो होना की शर्त है कि सेंटर वाले एटम के ऊपर जो चार या तीन या दो एटम जुड़े हुए हैं वो एक जैसे हैं। अगर डिफरेंट होंगे तो फिर डायपोल मोमेंट ये जीरो नहीं रहेगी। जैसे ये एग्जांपल आपको क्लोरोफॉर्म की नजर आ रही है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है लेकिन डिफरेंट होने की वजह से वो अब फुल कैंसलेशन नहीं हो पा रही, इसलिए इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि टेट्राहेड्रल में जीरो कैसे हो सकती है। चलो ट्राई वाले तो हमने अभी समझ ली कि वो वेक्टर कंपोनेंट उसको कैंसल आउट कर देते हैं और वो हो जाता है, जैसे ये BF3 में। तो जो टेट्रा एटॉमिक है उसमें ऐसा कैसे मुमकिन है, तो ये आपके सामने है CCl4 का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की जिसमें चार डायपोल मोमेंट्स हैं, ठीक हो गए। अब इसमें आप ये समझें कि मैं इसको ये रेड कलर से बांस को शो कर रहा हूँ जो अ, अच्छा, अब ये तीन मैंने रेड से शो किए और चौथा एक ब्लैक वाला बाण है ना। अब ये ऐसे समझें कि वो जो ट्राइगोनल तीन तीन क्लोरीन जो है नीचे मौजूद है ना, इन तीनों के तीन वेक्टर हैं। हर वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। तीनों के ये जो मैंने रेड लाइन से शो किए हैं ये तीनों के वाई कंपोनेंट है, ठीक हो गया। और तीनों के जो एक्स कंपोनेंट है वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। इस वेक्टर का भी एक्स कंपोनेंट वही है उस कार्बन के साथ, दूसरी का भी एक्स कंपोनेंट यही है, तीसरी क्लोरीन का भी एक्स कंपोनेंट यही, तीनों के एक्स कंपोनेंट एड अप हो रहे हैं एक ही जगह पे जैसे इस BF3 में हुए थे। लेकिन ये जो रेड लाइन से मैंने तीन लाइनें शो की हैं ये इन तीनों का वाई कंपोनेंट है, ठीक होगा। अच्छा, इन तीनों के जो वाई कंपोनेंट है वो रेड से जो शो हुए पड़े हैं वो बिल्कुल उसी तरह कैंसल आउट हो जाते हैं जैसे ये BF3 आपस में कैंसल आउट हुआ पड़ा था और इसकी नेट इफेक्ट हमने जीरो कर दिया। उसी तरह ये वाला, ये जो तीन क्लोरीन है बिल्कुल उसी तरह की शेप बना रहे हैं। तो तीन ये रेड लाइनें जो हैं बाई कंपोनेंट तीनों वो आपस में इस तरह कैंसल आउट हो जाते। अब रह गए एक्स कंपोनेंट, वो जो तीनों के एड अप हुए हैं उनके कैंसिल करने के लिए उनके ऊपर एक और डायपोल मोमेंट मौजूद है। तो ये जो चौथा बाण है वो उनकी असर को कैंसिल कर देता है, तो इस तरह ओवरऑल ये जो पेंटा एटॉमिक वाला है वो भी सारा जीरो हो जाता है। अब इसमें आपने देख लिया कि ऊपर वाले एटम का इन एटमों के साथ एक जैसा होना जरूरी है। अगर होंगे तो फिर वो कैंसल आउट हो सकेगा, अगर ये सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, तो फिर वो नीचे वालों का इफेक्ट और होगा, ऊपर वाले का इफेक्ट और होगा, फुल कैंसिल नहीं होंगे और कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू बच जाएगी और वो चीज फिर डायपोल मोमेंट जीरो हासिल नहीं कर सकेगी, बल्कि वो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट शो कर लेगी। चौथा है जी, सिज और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है इनको कंपेयर हमने करना हो तो उसके लिए भी इनको यूज किया जाता है। डायपोल मोमेंट से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। वो कैसे, कि जो सिज वाले होते हैं उसमें आपको पता है कि वो दोनों कंपोनेंट एक ही साइड में हैं, दोनों ग्रुप सेम ग्रुप जो है। और ट्रांस वाले में सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो जाते हैं। तो ट्रांस वाले में जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है तो बिल्कुल वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 दोनों कार्बन की होती है तो वो एक ही लाइन, उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही बन जाता है। तो डायपोल मोमेंट वो एक दूसरे के कैंसल आउट कर देते हैं, तो नेट इफेक्ट जो है वो जीरो और डायपोल मोमेंट वो जीरो हो जाती है ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल की। लेकिन जो सिज होते हैं उसमें चूंकि वो डायपोल मोमेंट रखने वाले बाण एक ही तरफ हो जाते हैं तो इस वजह से वो कैंसल आउट नहीं हो पाते, तो वो सिज जो आइसोमर हैं वो डायपोल मोमेंट रख रहे होते हैं, यानी पोलर करेक्टर शो कर रहे होते हैं, और जो ट्रांस वाले हैं वो जीरो हो जाती है उनकी डायपोल मोमेंट। इस तरह पांचवा लास्ट पॉइंट है कि अगर आपने आर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स को कंपेयर करना हो डायपोल मोमेंट की बेस पे तो वो भी किया जा सकता है।
कि जैसे देखे ना पैरा आइसोमर एक जैसे एटमों वाला है, तो वो बिल्कुल अपोजिट कैंसल आउट हो गए, नेट डाइपोल मोमेंट इसकी जीरो होगी, तो आप कहेंगे कि ये पैरा डाइक्लोरो बेंजीन है। और जब मेटा पे आया तो अब कैंसलेशन फुल तो नहीं हो सकी 100%, लेकिन कुछ हुई, कुछ रह गई, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहा है। और जब दोनों आर्थो पे होंगे तो अब और करीब आ गए, जैसे हमने पीछे अभी बात की थी कि बॉन्ड एंगल जितना छोटा होता जाता है उतनी डायपोल मोमेंट बढ़ती जाती है, और बड़ा होता जाता है डायपोल मोमेंट कम होती जाती है। तो अब ये इसके और करीब आ गया, तो अब डायपोल मोमेंट जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह डायपोल मोमेंट की वैल्यू को देखते हुए हम आर्थो, मेटा और पैरा इन तीनों आइसोमर्स को कंपेयर कर सकते हैं, जो उनके बारे में आइडिया ले सकते हैं।